अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। मलिक साहब से बात हो गई थी। हकीकत भी यही थी कि कभी कभी मुझे फिक्र लग जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि असली धर्मचंद जिसका रूप बनाकर मैं यहाँ तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा था अचानक शिवसेना के दफ्तर में पहुँच जाए। आप सोच सकते हैं कि फिर मुझ पर क्या गुजरनी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में मलिक साहब और भट्ट साहब को हालात की संगीनी का पूरा पूरा एहसास है और वो असली धर्मचंद को तहखाने में इस वक्त तक जंजीरों में जकड़ेंगे जब तक कि मैं अपने मिशन को मुकम्मल करके पाकिस्तान नहीं पहुंच जाता। जालंधर की पुलिस इंटेलिजेंस का सारा अमला तब्दील कर दिया गया था। सिविल इंतजामिया में सिर्फ एसपी मेहता मौजूद था। वो भी डरा हुआ अपनी सीट पर बैठा था और दबी जबान में मुझसे कह चुका था कि महाराज जी मेरा ख्याल रखिएगा। मुझे जालंधर आने का मौका खुद बाल ठाकरे ने फराहम कर दिया था, क्योंकि वो मिसाइलों के अड्डे की पूरी तबाही की रिपोर्ट चाहता था और चूंकि इसे मुझ पर भरोसा था इसलिए वो चाहता था कि रिपोर्ट में ही इसे फराहम करूं। चुनाचा मुझे कश्मीरी कमांडो शेरबाज के बारे में ये मालूम करने का मौका मिल गया था कि वो जबलपुर से वापस खुफिया पनागाह में पहुंच चुका है या नहीं। इसे गए हुए 7 दिन हो गए थे। मुझे जालंधर से अमृतसर जाना था। एहतियात के तौर पर मैंने वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया। एसएसपी मेहता से कहा कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं और मैंने कल सुबह की फ्लाइट में अपनी सीट बुक करवा ली है। वो छोड़ने एयरपोर्ट तक आना चाहता था, मगर मैंने इसे मना कर दिया क्योंकि मैं दिल्ली के बजाय अमृतसर जाने वाली फ्लाइट पर सीट बुक करवाई थी। चुनाचा मैं दूसरे रोज जालंधर से छोटे तैयारे में सवार होकर अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में हमारा अपना कश्मीरी जासूस भी था, लेकिन मुझे खामखा इसके पास जाने का खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मिसाइलों के अड्डे की तबाही के बाद सारे पंजाब में सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई थी। खुफिया पुलिस के आदमी खास तौर पर शहरों में हर जगह फैल गए थे। मैं एयरपोर्ट से सीधा अमृतसर के इम्पीरियल होटल में आ गया, जो इस जमाने में अच्छा अंग्रेजी होटल शुमार किया जाता था। मैंने कमरा ले लिया, थोड़ी देर आराम किया, फिर इस ख्याल से कि अगर कोई खुफिया पुलिस वाला मेरी निगरानी कर रहा हुआ तो इसे धोखे में रखा जाए, मैंने साइकिल रिक्शा पकड़ा और सबसे पहले सतीला मंदिर चला गया। वहां अंदर जाकर यूं ही एक तरफ बैठा मूर्तियों को देखता रहा। वहां से निकलकर इसी रिक्शे में दूसरे मंदिर की यात्रा को निकल खड़ा हुआ। 6-7 मंदिरों की यात्रा करने के बाद मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल यानी सिखों के मुकद्दस स्थान दरबार साहब आ गया। यहाँ आकर मैंने किसी कदर सुकून महसूस किया, क्योंकि सिखों के गुरुद्वारे और मुकद्दस स्थानों में मूर्तियों और बुतों की पूजा नहीं होती। सिख भी तौहीद परस्त हैं और एक खुदा पर यकीन रखते हैं। मैंने एहतराम के लिए सर पर रुमाल रख लिया था। कुछ देर अंदर बैठा शुभ कीर्तन और मुकद्दस कुर्बानी की बात सुनता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर पूरे पवित्र सरूद का चक्कर लगाया और बाहर आ गया। साइकिल रिक्शा मैंने साथ ही रखा हुआ था। दोपहर के होटल में वापस आया। होटल वालों से मैंने यही कहा था कि मैं दिल्ली से मंदिरों और दरबार साहब की यात्रा करने आया हूँ। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया। 4 बजे से पैर कोट कर मुंह हाथ धोया और होटल से निकलकर टैक्सी ले ली। अब मुझे कमांडो शेरबाज की खुफिया पनागाह पर जाना था। टैक्सी मैंने इसलिए ली थी कि वो तेज रफ्तार सवारी थी और अगर कोई मेरी निगरानी कर भी रहा हो तो वो इतनी जल्दी मेरा पीछा ना कर सकेगा, और अगर कर भी रहा होगा तो मुझे नजर आ जाएगा। मैं टैक्सी को लेकर सीधा पुराने तालाब वाले मैदान की तरफ ना गया, बल्कि अमृतसर की बड़ी नहर की तरफ निकल गया। इस दौरान मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली कि मेरे पीछे कोई आदमी नहीं लगा हुआ। बड़ी नहर पर 10-15 मिनट ऐसे बैठा रहा जैसे तफरी कर रहा हूँ। वहां से टैक्सी वाले को मकबूलपुर चलने को कहा, जो पुराने तालाब वाले मैदान और बड़ी नहर के दरमियान में एक पुरानी आबादी थी। क़याम पाकिस्तान से पहले इसका नाम मकबूलपुरा था और अब ये सिखों के नाम से बदल दिया गया था। जिस तरह सिखों ने अमृतसर की मुसलमान की मशहूर आबादी शरीफपुरे का नाम बदलकर सिंहपुरा रख दिया था। मकबूलपुरे के बाहर मैंने टैक्सी छोड़ दी। मैं आबादी के छोटे बाजार में से होता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके आगे रेलवे लाइन थी। मैं रेलवे लाइन पर आकर अमृतसर स्टेशन की तरफ रुक करके चल पड़ा। मुझे मालूम था कि आगे 1.5 मील के बाद माए जाने वो मैदान आ जाता है, जहां पुराने तालाब के पास एक वीरान भट्टे के नीचे कमांडो शेरबाज की खुफिया पनागाह है। कमांडो शेरबाज ने मुझे एक निशानी बता दी थी। इसने कहा था कि पनागाह में आने के बाद अगर तुम्हें कोने में मिट्टी का घड़ा उल्टा पड़ा नजर आए तो समझ लेना कि मैं जबलपुर से अमृतसर पहुंच गया हूँ। फिर तुम रात के वक्त आना, मैं तुम्हें रात के वक्त ही मिल सकूंगा। चुनाचा मैं पुराने तालाब पर आकर बैठ गया और कनकियों से इर्द गिर्द के माहौल का गहरी नजरों से जायजा लेने लगा। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पीछे की तरफ से होकर वीरान भट्टे में दाखिल हो गया। ईंटों के ढेरों के अक में जो तंग सी सुरंग बनी हुई थी, इसमें से गुजर कर नीचे तहखाने में आ गया। यहाँ ऊपर सुरंग के धाने से दिन की हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। मेरी नजरें सीधी कोने में गई। वहां मिट्टी का एक घड़ा जरूर था, मगर वो उल्टा नहीं पड़ा हुआ था बल्कि सीधा रखा हुआ था। मैं समझ गया कमांडो शेरबाज अभी तक जबलपुर से वापस नहीं आया। मैं जल्दी से पनाहगाह से बाहर निकल आया और पुराने तालाब के किनारे छतरे पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कमांडो शेरबाज से मिलना भी बहुत जरूरी था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे कल का दिन देख लेना चाहिए, हो सकता है शेरबाज कल आ जाए। मैं वहां से सीधा होटल आ गया। रात को एक सिनेमा हाउस में अंग्रेजी फिल्म देखने चला गया। भारतीय फिल्में मैं कभी नहीं देखता था। दूसरा शो देखने गया था। रात के तकरीबन 12 बजे वापस आया और सो गया। दूसरे रोज उठा और अपनी एहतियात की पॉलिसी पर अमल करते हुए एक बार फिर मंदिरों की यात्रा करने निकल गया, मगर सिर्फ सतीला मंदिर ही गया।
वहाँ से दरबार साहब आ गया, यहाँ काफ़ी देर गरबानी सुनता रहा। वहाँ से निकलकर होटल आ गया। दोपहर के बाद मैं टैक्सी लेकर कंपनी बाग की तरफ आ गया। जाहिर है ये करना मकसूद था कि मैं कंपनी बाग देखने आया हूँ। यहाँ मैंने टैक्सी छोड़ दी और कंपनी बाग के एक चक्कर लगाने के बाद भाइयों वाली नहर के रेलवे फाटक से लाइनों लाइन जलिंदर की तरफ चलने लगा। पुराने तालाब वाला मैदान रास्ते में ही पड़ता था। अमृतसर जलिंदर रेलवे लाइन पर तकरीबन 2 मील तक चलने के बाद मेरी दाएं जानी वो मैदान आ गया जहाँ पुराना तालाब था। सर्दियों का मौसम था, पैदल चलने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं बड़े हिसाब से इधर उधर मंडलाने के बाद भट्टे में दाखिल हो गया। नीचे पनाहगाह में आकर देखा तो तबीयत बदशाश हो गई। कोने में मिट्टी का घड़ा उल्टा रखा हुआ था। कमांडो शेरबाज जबलपुर से वापस आ गया था, मगर वो पनाहगाह में नहीं था। याद आ गया, इसने कहा था कि वो रात को मिलने के लिए आएगा। दिन के वक्त किसी और जगह छुपा हुआ होगा। अब मुझे भी रात के वक्त यहाँ आना था। मैं इसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ चलता वापस कंपनी बाग वाले फाटक पर आया। वहाँ से टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ रवाना हो गया। बाकी का दिन और रात का शुरू का हिस्सा मैंने होटल में ही अपने कमरे में गुजारा। जब रात गहरी हो गई तो मैं होटल से चल पड़ा। रात के वक्त मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जलिंदर की तरफ जाती डीटी रोड पर हो गया। सर्दियों की रात थी, सड़क पर कोई आदमी नहीं था। किसी वक्त कोई ट्रक गुजर जाता था। एक खास मकाम पर पहुंचकर मैं खेतों में हो गया। इन खेतों से आगे पुराने तालाब वाला मैदान था। सर्दी खूब पड़ने लगी थी, रात सर्द थी। मैंने कुर्ते पजामे के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। दूर से मुझे पुराने तालाब वाले भट्टे के एक तरफ झुकी हुई चिमनी नजर आई। मैदान में एक तरफ से 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मैं चलता गया, भट्टे के पास जाकर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं ईंटों के ढेर की ओट में हो गया और जो रास्ता नीचे ज़मीन के अंदर जाता था इसको झुककर देखने लगा। मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया। किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैं मुड़ गया। 3-4 कदमों के फासले पर अंधेरे में एक इंसानी साया नजर आया। मैंने जानबूझकर कमांडो शेरबाज का नाम ना लिया, क्योंकि ये कोई दूसरा आदमी भी हो सकता था जिसे मेरा असल नाम किसी तरह मालूम हो गया हो। एहतियात का तकाजा यही था कि साया मेरे करीब आ गया। मैंने इसे पहचान लिया, ये कमांडो शेरबाज ही था। कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, नीचे आ जाओ। तहखाने में आकर कमांडो शेरबाज ने मोमबत्ती रोशन कर दी। मैंने इसे बताया कि मैं कल तहखाने में आकर देख गया था, कड़ा उल्टा पड़ा हुआ था। मैं समझ गया तुम आ गए हो। कमांडो शेरबाज कहने लगा, मैं जबलपुर से जल्दी आ जाता। वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन ही मैंने कोयले की वैरान कान का सुराग लगा लिया था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ से गाइडेड स्ट्रिंगर मिसाइलों और तशोल नाम की बड़ी तोपों की गोलों की भारी तादाद स्पेशल मिलिट्री ट्रेन में लोड करके जम्मू और अखनौर के दरमियान एक खुफिया मकाम पर पहुँचा दी गई है। ये भी मालूम हुआ कि ये खुफिया मकाम अखनौर की एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है। मैंने सोचा कि इंडियन आर्मी आज़ाद कश्मीर पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाली है। फ़ौरन मैंने फैसला कर लिया कि इस खुफिया फौजी किले का सुराग लगाया जाए। चुनांचे मैं वहाँ से सीधा जम्मू पहुँचा। वहाँ अपने खास जासूस मुजाहिद से मिला। इसकी ज़बानी मालूम हुआ कि फौजी किला अखनौर की सबसे बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया है, जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कुछ मालूम नहीं हो सकता कि यह फौजी किला इंडियन आर्मी ने आज़ाद कश्मीर पर हमला करने के वास्ते बनाया है या जंग की सूरत में मकबूजा कश्मीर के दिफा के लिए तैयार किया है। मैंने मुजाहिद जासूसों को बताया कि किले में गाइडेड सेंटरिंग मिसाइलों की एक बहुत भारी तादाद पहुंचा दी गई है, जो लड़ाक और बम्बार तैयारों के इंजनों की गर्मी का ताकुब करके इनसे टकराती है और इन्हें फिजा में ही तबाह कर देती है। इससे जाहिर होता है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियाना कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर रही है। मुजाहिद जासूसों ने कहा कि वो इसकी पूरी तहकीकात करके ही कुछ बता सकेंगे। वो एक दिन के लिए हमारे जम्मू हाइड आउट से गायब हो गया। दूसरे दिन आकर इसने बताया कि वदार कोशिश के बावजूद अखनौर वाले भारतीय किले के बारे में कोई नई मालूमात हासिल नहीं कर सका। इसके बाद मैंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। मैं भी पहाड़ी किले के करीब ना जा सका। एक जंगी रास्ता पहाड़ी की दूसरी तरफ दरिया की जानिब से होकर पहाड़ी के ऊपर जरूर जाता था, मगर मुझे अपने मुखबरों ने बताया कि वहाँ भी मशीन गनों के पैरामीटर यानी पक्के मोर्चे हैं, जहाँ रात के वजह से खटके पर ऊपर तले रोशनी के राउंड फायर होने लगते हैं, जिससे सारा इलाका रोशन हो जाता है। इसके बाद मैंने फैसला किया कि वापस अमृतसर जाता हूँ और तुमसे मशवरा करता हूँ, क्योंकि मुझे भारत सरकार के इरादे खतरनाक लगते हैं। जो गोला मिलिट्री ट्रेन में अखनौर के फौजी किले में ले जाए गए हैं वो सबसे बड़ी फील्ड गनों के हैं। ये गनें भारत ने हाल ही में स्वीडन से खरीदी हैं। इनके गोले का वजन 4 मन से भी ज़्यादा होता है और इसकी मार बहुत दूर तक होती है। इस तोप का नाम भारत सरकार ने तरशोल रखा है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर पर हमला करने के लिए भारत को इतनी बड़ी और इतनी दूर तक मार करने वाली तोपें वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर एक और हमला करने वाला है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं कमांडो शेरबाज की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब इसने बात ख़त्म की तो मैंने कहा, तुमने बड़ी तशवीशनाक खबर सुनाई है। अगर तुम्हारी इतलात सही हैं, जो यकीन सही होंगी, तो इसका मतलब है भारत पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर चुका है। हमारा फ़र्ज़ है कि इस सारे मंसूबे का पता चलाया जाए और इन दूर मार तोपों वाले किले को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दिया जाए। कमांडो शेरबाज बोला, यकीनन ये पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां हैं, क्योंकि तरशोल तोपों के गोले जेहलम से लेकर सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला तक को बासानी निशाना बना सकते हैं और वहां जाकर तबाही मचा सकते हैं। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैंने शेरबाज से कहा, कमांडर, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर वाकई इंडियन मिलिट्री हाई कमांड ने पाकिस्तान पर हमले का कोई मंसूबा बनाया है तो इस मंसूबे की तस्दीक दिल्ली सेक्रेटरीट में डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिस से ही हो सकती है।
वहाँ तुम कैसे पता चलाओगे? मैंने कहा ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। मैं तैयार हूँ, पाकिस्तान की सलामती की खातिर मैं जान भी हाजिर कर सकता हूँ। मैंने गौर करने के बाद कमांडो शेरबाज से पूछा, तुम दिल्ली तो पहले ज़रूर गए होगे? क्यों नहीं, 2-3 बार जा चुका हूँ। वहाँ अपना कोई खास आदमी मौजूद है? मैंने पूछा। कमांडो शेरबाज ने कहा, आहत गनी नाम का हुर्द परस्त मुजाहिद वहाँ 2 साल से रह रहा है। हम इसके बाद जितने दिन चाहें जाकर छुप सकते हैं। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, मुझे अपने मुजाहिद जासूस का एड्रेस बता दो। तुम्हारी मेरी मुलाकात अब दिल्ली में मुजाहिद जासूस के यहाँ होगी। तुम कब दिल्ली पहुँचोगे? मैंने कहा, मैं सुबह सुबह यहाँ से कोई फ्लाइट पकड़कर दिल्ली निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे वहाँ वक्त लगेगा। तो बेशक ट्रेन के जरिए वहाँ दिल्ली आ जाना। मैंने इसे बाल ठाकरे के दिए हुए रुपयों से 500 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, ये तुम अपने पास रखो, तुम्हें ज़रूरत होगी। कमांडो शेरबाज बोला, नहीं नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा, ये बाल ठाकरे का माल है, इसको बेदरे खर्च करो। हम थोड़ी देर मजीद वहाँ बैठे अखनौर के फौजी किले के मोर्चाबंदी के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद मैं इससे रुखसत होकर अंधेरी सर्द रात में वापस चल पड़ा। दूसरे दिन 9 बजे वाली अमृतसर दिल्ली फ्लाइट में मुझे एक सीट मिल गई। मैं दिल्ली पहुँच गया। मेरा जहन सख्त उलझा हुआ था। अखनौर के करीब पहाड़ी किले के मोर्चाबंदी यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ थी। मैं इसकी वजह से परेशान था और इसकी असल हकीकत मालूम करना चाहता था। मुझे परेशानी नहीं थी कि अखनौर के किले की तफसीलात कैसे हासिल करूंगा। ये मेरे लिए इंतहाई दिक्कत तलब बात नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि अगर वाकई भारत पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला करने का इज़ाम रखता है तो न जाने इस किस्म की किलाबंदियाँ कहाँ कहाँ कायम की होंगी। मुझे अपनी पाक आर्मी की जुर्रत और दिलेरी और पेशावराना फौजी महारत और पाक आर्मी के अफसरों से लेकर जवानों तक के जज्बे हुर्रियत और उनकी फौजी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। लेकिन भारत के पास फूंकने को बेशुमार असला था। इसने चीन की हवा दिखाकर अमेरिका से बेपनाह असला ले रखा था। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से दुनिया की सबसे बड़ी तोपें तरशोल भी खरीद रखी थी। पाकिस्तान के पास दिफाई बजट नहीं था। पाकिस्तान इतने ज़्यादा और मुल्क मुल्क से इकट्ठे किए हुए असले के जोर पर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। इसी वजह से मैं परेशान था और मैं तय कर चुका था कि मेरे सामने जहाँ जहाँ भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदियाँ आएंगी, मैं इन्हें सलामत नहीं रहने दूंगा। मुझे ये भी मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी शहीद भी नहीं होना। जब तक मैं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सारी किलेबंदियों को सुराग लगाकर इन्हें तबाह नहीं कर लेता, मैं तब तक शहीद नहीं होऊंगा। मुझे दुश्मन की कमर तोड़कर मरना है। अगर बाकी मुझे मरना ही था तो दिल्ली आकर मैंने एयरपोर्ट से डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिनिस्टर कोहली को इस खुफिया नंबर पर फ़ोन किया। मैंने दिल्ली में आकर एयरपोर्ट से डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिनिस्टर कोहली को इसके खुफिया नंबर पर फ़ोन किया और इसे बताया कि मैं दिल्ली में हूँ और इसके पास हूँ। इसने फ़ोन पर कहा, पधारिए धर्मचंद जी महाराज, मैं अपने कमरे में ही हूँ, प्लीज़। मैंने टैक्सी ली और सीधा दिल्ली सेक्रेटरी के बड़े दाखिला गेट पर पहुँच गया। मेरे पास खुफिया शनाख्ती कार्ड मौजूद रहता था। यहाँ अपना सीक्रेट नंबर TL211 वाला नंबर दिखाने की जरूरत नहीं थी। खुफिया शनाख्ती कार्ड मुझे बाल ठाकरे की ذاتی सिफारिश पर भारत के महकमे दिफा ने ही इशू किया हुआ था। सेक्रेटरीट में ही डिफेंस इंटेलिजेंस का ब्लॉक था। मिस्टर कोहली मेरी राह देख रहे थे। बाल ठाकरे ने मिसाइल सेंटर की तबाही के बाद इन लोगों पर अताप नाजिल कर रखा था और कोहली को तो मालूम था कि मैं बाल ठाकरे का खास आदमी हूँ। ये बात डिफेंस इंटेलिजेंस के सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों से भी छुपी हुई नहीं थी। मिस्टर सुरेंद्र कोहली उठकर मुझसे मिला। पृथ्वी मिसाइल सेंटर की तबाही पर सख्त अफसोस का इजहार करने लगा। सर, ये सारी साजिश पाकिस्तानी एजेंटों की थी। मैं इस मौजू पर डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। हमें ज़्यादा बात करने की इजाज़त भी नहीं होती। इसलिए कमांडो जासूस कम गो होता है, वो दूसरों को ज़्यादा सुनता है और अपनी बहुत कम कहता है। इलाहाबादी इस वक्त मैं मिस्टर सुरेंद्र कोहली से अखनौर के पहाड़ी किले बंदियों का मालूम करने आया था। मुझे गुर आता था कि अपने मतलब की बात किस तरह से मालूम की जाती है और फिर ये लोग तो मुझे भारत का बड़ा जिम्मेदार और मेहनती देशभक्त समझते थे, जिसका ताल्लुक भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना से था। मैंने पाकिस्तान की फौजी तैयारियों के बारे में बातें शुरू कर दी और कहा, मिस्टर कोहली, तुम यहाँ कमरे में बैठे हो, हम बाहर अंदर फिरते रहते हैं, हमें हर तरह से खबर रखनी पड़ती है। हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान को बाहर से बड़ा असला मिल रहा है जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो इसके नतीजे में भारत का बड़ा नुकसान हो सकता है। मिस्टर कोहली ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, श्रीमान धर्मचंद जी, हम भी आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए। पहली बात तो यह है कि हमने पाकिस्तान की फौजी तैयारियों पर पूरी निगाह रखी हुई है। दूसरी बात यह है कि हमने भारत पर पाकिस्तान के हमले की सूरत में अपने दिफा और जवाबी हमले के सिलसिले में भरपूर बंदोबस्त कर रखा है। मैंने सुरेंद्र कोहली को कुरेदते हुए कहा, आपकी इंटेलिजेंस को इस बारे में क्या रिपोर्ट है? क्या पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने वाला है? डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सर, अव्वल तो पाकिस्तान ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा और अगर इसने ऐसी बेवकूफ़ी कर भी दी तो हम इससे पूरा जवाब लेंगे, जैसे वो सारी उम्र याद रखेगा। मैं इस शख्स से राज की बात निकलवाने की खातिर कहा, क्या आप लाहौर इस्लामाबाद पर एटम बम जला देंगे? सुरेंद्र कोहली ने नफरत में सर हिलाया। यह हिमाकत तो हम में से कोई भी नहीं करेगा। हम किसी और तरीके से जवाब देंगे, रिवायती हथियारों से लड़ेंगे। मुझे मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी कि भारत ने अखनौर में ज़बरदस्त किलाबंदी करके तरशोल तोपें और स्ट्रिंग मिसाइल लगाए हुए हैं। मैं मालूम करना चाहता था कि क्या ये वाकई पाकिस्तान पर भारत की जानिब से कोई हमले की तैयारियां हैं। मैंने कहा, इससे बेहतर है कि हम एक बार फिर पाकिस्तान पर भरपूर तरीके से चारों तरफ से चढ़ाई कर दें। आखिर हमारी तफरी ज़्यादा है।
हमारे पास बेशुमार असला है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, कब तक हमारा मुकाबला कर सकेगा। सुरिंदर कोहली भी एक तजर्बेकार और मंझा हुआ इंटेलिजेंस अफसर था। अगरचे इसे मालूम भी था कि भारत पाकिस्तान पर हमले का प्रोग्राम बना चुका है, तब भी इसने मुझे हाथ न पकड़ाया और मेरे सवाल पर बड़ा डिप्लोमेसी में बोला, सर हमने पहले कभी पाकिस्तान पर हमला किया है ना आप करेंगे, हम तो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाकी कश्मीर में जो जंग हो रही है वो तो चलती ही रहेगी। मैंने 2-3 बार हमला करके बड़ी चालाकी से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियों की बाबत मालूम करना चाहा, मगर सुरिंदर कोहली हर बार मुझे तरह दे गया। इसने किसी किस्म का कोई इकरार ना किया। मैंने मौजू बदल दिया और बाल ठाकरे के बारे में बातें करने लगा कि मिसाइल सेंटर की तबाही की खबर सुनकर ठाकरे जी किस कदर परेशान हुए और इन्हें किस कदर गुस्सा आया था। कोहली साहब, मैंने पहले ही रोज सुराग लगाकर ठाकरे जी को बता दिया था कि मिस्टर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है, आखिर मेरी बात सच निकली। सुरिंदर कोहली दबी जबान में बोला, सर क्या करें, हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आपको तो मालूम ही है। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं इससे ज्यादा मिस्टर सुरिंदर कोहली से मालूमात हासिल नहीं कर सकता तो मैं कहकर उठ खड़ा हुआ कि मुझे बाल ठाकरे जी को एक जरूरी फोन करना है, मैं चलता हूँ। डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बोला, सर आप यहाँ से फोन कर लें, दूसरे कमरे में आपके मतलब का फोन रखा हुआ है। मुझे बाल ठाकरे से कुछ अहम बातें जरूरी करनी थी, मगर ये बातें फोन पर नहीं करना चाहता था। मेरे सामने अखनौर वाली किलाबंदी की अहम तरीन मिशन था, जिसके लिए मुझे वक्त दरकार था और मुझे काफी दिनों के लिए बाल ठाकरे से दूर रहना था। इसकी पेशबंदी के लिए मेरा खुद मुंबई जाकर बाल ठाकरे से मिलना जरूरी था। भारत में मेरी कमांडो और पाकिस्तान की सलामती की जासूसी सरगर्मियों को अगर कोई खतरा लाहक था तो वो सिर्फ सेना के लीडर बाल ठाकरे से था और मैं इसे हर हाल में मुतमईन रखना चाहता था। अभी तक इस इंतहाई दीरक और चालाक शख्स को मुझ पर पूरा भरोसा था। इसमें मेरी भी मौका शनासी, मामला फहमी और एक एक कदम पर बाल ठाकरे को अपने एतमाद में लिए रखने की पॉलिसी का बड़ा अमल दखल था। मैंने किसी मरहले पर भी बाल ठाकरे को नजरअंदाज नहीं किया था। मुझे भारत में सिर्फ इसे एक शख्स की तरफ से धड़का लगा रहता था, दूसरा किसी सरकारी, नीम सरकारी, फौजी, इंटेलिजेंस के आला और अदना ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता था ये शख्स जिसका नाम बाल ठाकरे है और जो भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना का लीडर है, किसी सरकारी मनसब पर फायज ना हो तो वे भी एक जबरदस्त ताकत का मालिक है। अगर बाल ठाकरे मुझसे मुतमईन है, इसे मुझ पर शक नहीं है, तो मुझे किसी की फिक्र नहीं, लेकिन अगर इसे मुझ पर शक पड़ जाता है तो फिर मेरे लिए अपना कोई मिशन मुकम्मल करना तो दूर की बात है, मेरे लिए भारत से फरार होकर बॉर्डर क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अखनौर के किलाबंदी का भेद मालूम करने वाले कमांडो ऑपरेशन पर रवाना होने से पहले यही फैसला किया कि खुद जाकर मुंबई बाल ठाकरे से मिलूं। मैंने मिस्टर सुरिंदर कोहली से कहा, थैंक यू मिस्टर कोहली, मगर मैं ठाकरे जी को शाम के वक्त फ़ोन करना ज़्यादा पसंद करूंगा। इस वक्त वो यकीनी तौर पर घर पर ही होंगे। मिस्टर कोहली से रुखसत होकर मैं दिल्ली सेक्रेटरीट के खुशनुमा लानों के दरमियान से गुजरता बड़े गेट से बाहर आ गया। धूप खूब निकली हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया। अब मुझे अपने कश्मीरी जासूस आहत गनी के यहाँ जाकर कमांडो शेरबाज से मिलना था और इसे मिस्टर कोहली से की गई गुफ्तगू से आगाह करना था। कमांडो शेरबाज ने मुझे अमृतसर से दिल्ली रवाना होते हुए कश्मीरी जासूस आहत गनी का पता दे दिया था, जो मैंने इस वक्त भी आपको नहीं बताया और अब भी नहीं बताऊंगा। आप यूँ समझ लें कि मैं आहत गनी के पास पहुंच गया। वहाँ कमांडो शेरबाज अभी तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैं बदरिया हवाई जहाज दिल्ली आया था, जबकि कमांडो शेरबाज ट्रेन के जरिए आ रहा था। इसे रात को पहुंचना था। मैं शेरबाज को बड़ी आसानी से अपने साथ जहाज में ला सकता था, लेकिन ऐसा करना हम दोनों के हक में खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मिसाइल सेंटर की तबाही के बाद पंजाब में सीआईडी रेलवे स्टेशनों, लारियों के अड्डे और हवाई अड्डों पर 24 घंटे मौजूद रहती थी। बहुत मुमकिन था कि मैं नहीं तो कमांडो शेरबाज सीआईडी की निगाहों में आ जाता। चुनांचे मैंने खुद कमांडो शेरबाज को रेल के जरिए दिल्ली पहुंचने को कहा था। आहत गनी से अपनी शनाख्त के लिए शेरबाज ने मुझे खुफिया कोडवर्ड बता दिया था। जब मैंने आहत गनी के सामने जाकर खुफिया कोडवर्ड इसे बताया तो इसने दुकानदारों वाले इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, जनाब अभी आपके कपड़े तैयार नहीं हुए, अगर आपको जल्दी नहीं है तो शाम को आकर ले लीजिएगा। मालूम हुआ कि कमांडो शेरबाज ने अमृतसर से रवाना होते वक्त आहत गनी को किसी जरिए से इत्तला कर दी थी कि वो शाम को दिल्ली पहुंचेगा। इसने मेरे बारे में इसे कुछ नहीं बताया था। ये वो एहतियात थी जो हर जासूस कमांडो दुश्मन मुल्क के अंदर टेलीफोन या वायरलेस पर कोई पैगाम आम देते हुए ये कोड अल्फाज में नशर करते वक्त जरूर इख्तियार करता है, क्योंकि मुल्क के अंदर दिए जाने वाले सिग्नल मीडियम वेव लेंथ के होते हैं और आसानी से किसी भी मॉनिटरिंग सेंटर पर पकड़े जा सकते हैं, जबकि मुल्क के बाहर नशर किए जाने वाले सिग्नल आमतौर पर शॉर्ट वेव लेंथ के होते हैं और इनकी बुलंदी भी काफ़ी होती है। बहरहाल मैंने आहत करने की जगह देख ली थी और इसे अपना तारुफ भी करा दिया था। अब मेरा कोई काम नहीं था। मैंने कहा, ठीक है जनाब, मैं शाम को आ जाऊँगा। अदाबर्स अदाबर्स। आहत गनी ने जवाबी इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, ये दिल्ली की कारोबारी फिजा का इखलाक था, जिस पर दिल्ली के लोग, खास तौर पर वहाँ के मुसलमान, अभी तक सख्ती से कारबंद थे। मैं एक सिनेमा हाउस में घुस गया। वक्त गुजारने का इससे ज़्यादा महफूज जरिया और कोई नहीं था। दिल्ली के कुछ सिनेमा हाउस सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलते रहते हैं। एक फिल्म देखकर निकला तो खाना खाया और दूसरे सिनेमा हाउस में घुस गया। 9 बजे दूसरा शो खत्म करके निकला, फिर खाना खाया और आहत गनी की दुकान या शोरूम जो कुछ भी था इसी तरफ रवाना हो गया। वहाँ मुझे कमांडो शेरबाज मिल गया। वो आहत गनी के पास नहीं बैठा था, बल्कि एक खुफिया जगह पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि वो कश्मीरी कमांडो था और जम्मू कश्मीर की पुलिस और पंजाब की पुलिस इसके पीछे लगी रहती थी। मैंने इसे वो सारी बातें बयान कर दी जो मेरे और इंडियन इंटेलिजेंस चीफ के दरमियान हुई थी।
कमांडो शेरबाज ने सारी बात सुनी और कहा, मुझे मालूम था कि ये लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ये रिपोर्ट तो मिल गई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पर स्टिंग मिसाइल और भारतीय दूरमार तोपें खुफिया मकामात पर नस्ब की जा रही हैं। बाकी ये बातें मालूम नहीं हो सकी कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां भी कर रहा है। कमांडो शेरबाज कहने लगा, भाई अखनौर की पहाड़ी किलाबंदी का तो पता लग गया है। ये भी मालूम हो चुका है कि वहाँ त्रिशूल नाम की भारी दूरमार तोपें नस्ब में और आजाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के शहर जेलम, गुजरात, वजीराबाद इसकी जद में है। सबसे पहले हम इनको तबाह करेंगे, इसके बाद दूसरे की किलाबंदियों का भी सुराग लगा लेंगे। कमांडो शेरबाज का मशवरा बिल्कुल सही और बरवक्त था। अगरचे भारत में मेरा मिशन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय दहशतगर्दों का खात्मा था और वो मैं कर भी रहा था। इसके बावजूद अगर मुझे कोई इस किस्म की तंती बात नजर आ जाती है या इनका सुराग मिल जाता है जो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के शहरों को तबाह करने के लिए भारत ने नस्ब कर रखी हो, तो मैं इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अखनौर की किलाबंदी इसकी वादे मिसाल थी। ये किलाबंदी पाकिस्तान के खिलाफ थी। इसके अंदर स्ट्रिंग मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, पाकिस्तान की शाहीनों के तैयारों को फिजा में तबाह करने के लिए और भारी तौर पर पाकिस्तान के शहरों पर गोलाबारी करने के लिए लगाई गई थी और इनका तबाह करना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, शेरबाज मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2-1 दिन के लिए मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है। तुम ये बताओ, मुंबई से वापस आकर हम अखनौर मिशन कहाँ से शुरू करेंगे? कमांडो शेरबाज बोला, सबसे पहले तो हम अखनौर की फौजी किलाबंदी की फुल रिपोर्ट हासिल करेंगे। इस पहाड़ की चोटी पर एक ही किलाबंदी है या दूसरी किलाबंदियां भी हैं। फिर ये मालूम करना होगा कि इनके अंदर कहाँ कहाँ कितनी तरशो तोपें लगी हैं। दूसरा ये कि स्टिंग मिसाइल कहाँ लगे हुए हैं। इस फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। अगर पक्के मोर्चों के पैरामीटर हैं तो इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इनके अंदर जो मशीन गने हैं इनके सुराग की चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा वहाँ पहाड़ी ढलान पर भारतीय फौज ने दूसरे कितनी गन पोस्टें बना रखी हैं। वहाँ फौज की नफरी कितनी है और रात को किसी पोस्ट के संतरी किस तरफ गश्त लगाते हैं। वहाँ राशन की सप्लाई की क्या सूरत है। अगर हमें इन सारी तफसीलात का इल्म हो गया तो हमारा मिशन समझो आधा मुकम्मल हो जाएगा। इन मालूमात के बगैर हमारा अखनौर की फौजी किलाबंदी का रुख करना अपने आप को खाम खा बगैर किसी मकसद के मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ होगा। मैंने कमांडो शेरबाज से पूछा, शेरबाज क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जराए है कि तुम अपने तौर पर ये मालूमात हासिल कर सको? तो कहने लगा, जराए तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ये हमारे प्यारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की सलामती का मामला है। कश्मीरी मुजाहिदों के जज्बा ईमानी ने मुझे हमेशा बड़ा मुतासिर किया था। मैंने कहा, इस कोशिशों में मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा। मुझसे जो कुछ हो सका वो भी करूंगा और जो नहीं हो सकता इसे भी करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। कमांडो शेरबाज ने पूछा, तुम मुंबई कब जाना चाहते हो? मैंने कहा, मैं इस बार रेलगाड़ी से नहीं बल्कि हवाई जहाज से मुंबई जाऊंगा। मेरे पास काफी रकम है, दूसरा हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। वो बोला, तुम कल मुंबई गए तो वापस कब तक आ जाओगे? मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वहां रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, शेरबाज बोला, मैं इतने दिन यहाँ दिल्ली में ही छुपा रहूंगा। तुम जब दिल्ली से वापस आओ तो मेरी हाइड आउट में आ जाना। मैं दिन के वक्त इसी जगह तुम्हें मिलूंगा। वो रात मैंने दिल्ली के काला दर्जे के होटल में बसर की। दूसरे दिन इंडिया के एक हवाई सर्विस के ऑफिस में पहुंचकर मालूम किया कि मुंबई को कौन सी फ्लाइट जाती है और किस वक्त जाएगी। एक फ्लाइट 11 बजे दिन की थी। इसमें मुझे एक सीट मिल गई। मैंने टिकट लेकर कंफर्म करवा ली और होटल में आ गया। 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। फ्लाइट राइट टाइम पर थी। मुंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे। जहाज बारिश में भीगता हुआ मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा। मुझे मुंबई की बारिश बड़ी अच्छी लगी। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शिवसेना के दफ्तर आया तो मालूम हुआ कि बालाजीराव बंगलोर गया हुआ है। बाल ठाकरे मुंबई में ही था। मैंने इस वक्त ठाकरे जी को फोन किया और बताया कि मैं जलंधर से वापस आ गया हूँ और जो तफसीलात मैंने मालूम की हैं उसकी रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। बाल ठाकरे की थकी थकी आवाज आई, रात 8 बजे आ जाना धर्मचंद। और इसने फोन बंद कर दिया। मैं ठीक 8 बजे बाल ठाकरे के खास कमरे में इसकी खिदमत में बड़े अदब से बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। इसके गले की मालाओं के मोती और अंगूठियों के हीरे कमरे की रोशनी में चमक रहे थे। इसने पूछा, कहो धर्मचंद, क्या रिपोर्ट लाए हो? मैं तो वहाँ की सारी इंटेलिजेंस ने अपनी निकलवा दी है। दिल्ली सेक्रेटरी के 10 आदमियों को भी मुअत्तल करवा दिया है। मैंने कहा, सेनापति जी, हमें आप जैसे देशभक्तों की जरूरत है। आप भारत माता के बहादुर सपूत हैं। भारत में शिवाजी मराठा के अवतार हैं। बाल ठाकरे को मैंने हवा दी तो वो फूल गया। फिरौन टाइप के आदमी अपनी तारीफ सुनकर हमेशा खुश होते हैं और बाल ठाकरे भारत का बहुत बड़ा फिरौन था। चुनाचा वो मेरी तारीफ से बहुत खुश हुआ। इसके काले काले होंठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। आंखें इस मुस्कुराहट की वजह से मजीद सुकड़ सी गई थी। इसने कहा, तुम्हारी इंटेलिजेंस ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने कहा, महाराज, खोज लगाने से वही बात सामने आई है तो पहले भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहा हूँ। मिस्टर चक्रवर्ती को अगर ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये तबाही ना मचती। मैं इस बार जलिंदर साधु के भेष में मंदिरों और गुरुद्वारों में फिरा हूँ। मुसलमान दरवेश बनकर मालिर कोटला और जलिंदर की खानकाहों में रातों को भटकता रहा हूँ ताकि किसी तरह इन पाकिस्तानी जासूसों को सुराग मिल सके जो पाकिस्तानी चक्रवर्ती के साथ मिले हुए थे। फिर कुछ पता चलाया तुमने? बाल ठाकरे ने बेर का घूंट हलक में उतारते हुए पूछा। मैंने कहा, महाराज जी, आप मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं कि जब इस किस्म की वारदात हो जाती है तो दूसरे जासूस फौरन अंडरग्राउंड चले जाते हैं।